हेलो फ्रेंड्स, तो मैं बता दूं आपको कि हमने एक पार्ट देख लिया है पंचायती मतलब लोकल गवर्नमेंट का, और अब हम दूसरे पार्ट पे आएंगे। तो अब हम देखेंगे इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में। तो लोकल गवर्नमेंट में दो तरह का इसमें बनाया गया था, तो मैंने आपको बताया भी था कि एक तो शहरी और एक ग्रामीण इलाकों के लिए इसमें बनाने का प्रावधान किया गया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन द्वारा। तो अब मैं बता दूं कि आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस में देखते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, क्योंकि मैंने इस प्लेलिस्ट को उसी तरह स्ट्रक्चर किया है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में, और सारे ये टॉपिक जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। तो जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होता है उसमें मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल देता हूं, तो आप वहां से देख सकते हैं कि आपको कैसे स्ट्रक्चर है इसका। और जो वीडियो होता है उसके थंबनेल पे लेक्चर नंबर भी डाला होता है कि ये कौन सा नंबर का लेक्चर है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि आप कौन से नंबर का लेक्चर देख रहे हैं और आपको सीक्वेंस में कौन कौन सा देख के आना है। तो अब जो मैंने ऊपर बता दिया आपको इसके पहले वाले वीडियो में लोकल पंचायत के बारे में, तो अब हम इसमें देखेंगे कि जो शहरी लेवल का स्ट्रक्चर है तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको ओवरव्यू यहाँ पे दे देता हूँ कि जो स्थानीय सरकार का हमने अमेंडमेंट किया था 73वां और 74वां संविधान संशोधन, तो उसमें दो तरह का प्रोविजन किया गया था। तो पहला इसमें किया गया था पंचायती राज ग्रामीण इलाकों के लिए, और दूसरा इसमें किया गया था कि नगर पालिका शहरी इलाकों के लिए। तो अब मैं बता दूं कि जैसे कोई स्टेट है तो अब उसमें ये नहीं होगा कि पूरे स्टेट ग्रामीण इलाका ही है, तो उसमें कुछ शहरी इलाका भी हो सकते हैं। तो इस वजह से इसमें दो अमेंडमेंट करना पड़ा। एक अमेंडमेंट के द्वारा ग्रामीण इलाकों के लिए प्रोविजन किया गया है और दूसरे के द्वारा शहरी इलाकों के लिए प्रोविजन किया गया है इसमें। तो जो ग्रामीण इलाका था तो उसके बारे में मैं आपको बता दिया कि जिला स्तर पे जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और पंचायत समिति होती है ब्लॉक स्तर पे, और ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पे। तो ये हम देख चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जो नगर निगम होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हम बोलते हैं, महानगर पालिका। तो जैसे कि ये पंचायती राज मतलब ग्रामीण इलाकों में 3 लेवल की गवर्नमेंट थी, तो यहाँ भी 3 लेवल की सरकार बनाने का मतलब कि स्वशासन देने का कोशिश किया गया है। तो अब ये भी जो है ग्रामीण इलाकों के लिए जैसा ही बटा है। तो जो सबसे बड़ा स्तर है उसके लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, जिसे आप महानगर पालिका भी बोलते हैं या फिर नगर निगम भी बोल देते हैं आप। और दूसरा इसमें है कि नगर परिषद बोलते हैं आप, जिसमें म्युनिसिपल काउंसिल बोला जाता है। तो वो उससे छोटा एरिया होगा, जैसे कि यहाँ पे ब्लॉक लेवल पे होता है वैसे होगा। और नगर पंचायत होगा जिसे आप सिटी काउंसिल भी बोल देते हैं, और नगर परिषद भी कहीं कहीं बोला जाता है। तो नाम डिफरेंस हो सकते हैं, हर एक स्टेट अपना अपना अलग नाम रख सकता है। तो ये मैंने पंचायती राज सिस्टम में भी आपको बताया था ऊपर, जब हमने ग्रामीण इलाकों के लिए देखा था तो उसमें मैंने आपको बताया था। तो अब जैसा कि मैंने वहाँ पे स्ट्रक्चर बताया था, तो यहाँ पे भी मैं आपको वैसे ही स्ट्रक्चर बताऊंगा कि आखिर में शहरी लेवल का कैसा स्ट्रक्चर होता है। तो पहले हम नीचे से शुरू करेंगे और ऊपर आएंगे, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो एक बार मैं पहले आपको ये पूरा स्ट्रक्चर बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको ऊपर उसमें बताया था वीडियो में। तो ये जो है स्टेट है, तो ये पूरा स्टेट आप मान लिए एक स्टेट है, तो इसमें डिस्ट्रिक्ट होगा। तो अब मैंने 4 डिस्ट्रिक्ट में बांट दिया है। तो अब ये नहीं है कि 4 ही डिस्ट्रिक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट तो बहुत होते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए ये 4 डिस्ट्रिक्ट में बांटा है। तो जो मैंने इतना ये बनाया है, तो इसमें आप देख लीजिए कि ये ग्रामीण इलाकों के लिए इतना मैंने बना दिया है इसमें, क्योंकि 70% हमारी जो अभी भी जनसंख्या है वो तो ग्रामीण इलाकों में रहती है, इस वजह से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों के लिए मैंने बनाए हैं। और मान लीजिए जो ये है शहरी इलाका, तो इसके लिए होगा अब नगर पालिका म्यूनिसपालिटी का इसमें प्रोविजन किया गया है। तो अब ये नहीं है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट में ये हो सकता है, तो कोई और भी डिस्ट्रिक्ट आ सकता है इसमें। ऐसा नहीं है कि बस एक ही डिस्ट्रिक्ट है, ये भी डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा मोड़ा उसमें आ सकता है नगर पालिका में। तो ये आपने देख लिया स्टेट लेवल पे। तो अब जो डिस्ट्रिक्ट है तो ये बटेगा यहाँ पे 3 लेवल में। तो वहाँ पे बटा था मंडल में, और मंडल के बाद मैंने पंचायत में बांटा था। तो यहाँ पे अब एक ही बार में मैंने यहाँ पे बांट दिया है। तो अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि कैसे बटा है ये। तो मतलब डिस्ट्रिक्ट में ही ये तीनों एरिया होंगे। तो अब ये एरिया कैसे बटेंगे, जो अपने मतलब इलाकों के अनुसार किसका एरिया बड़ा है। तो अब बड़ा ये एरिया है तो उसको दिया जाएगा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और जो उससे छोटा एरिया है उसको म्युनिसिपल काउंसिल हम बोल देते हैं, और जो सबसे छोटा है उसको म्युनिसिपल पंचायत बोल देते हैं। तो ये तीनों मैंने बांट भी दिया है, और या फिर इसको सिटी भी बोलते हैं, म्युनिसिपल सिटी करके। तो नाम अलग अलग हो सकते हैं। तो अब इनका क्राइटेरिया क्या है रखने का, ये मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो पहला है कि जैसे जो म्युनिसिपल पंचायत होती है तो उसका क्राइटेरिया होता है कि जो गांव अभी शहर बनने लगे हैं उनको म्युनिसिपल पंचायत बोल देते हैं हम। तो अब मान लीजिए जैसे कोई गांव है लेकिन वहाँ पे अब शहर जैसा थोड़ा
टोन आने लगा, जैसे कि बिल्डिंग बनने लगे बहुत बड़े बड़े, और जो ट्रांसपोर्ट वगैरह ये सब बहुत अब मतलब एरिया काफ़ी डेवलप करने लगा, मार्केट होने लगा, तो वहाँ पे अब म्युनिसिपल पंचायत बनाया जाता है। तो इसका जनसंख्या का क्राइटेरिया है कि 10,000 से लेकर 20,000 तक रहता है, और जो इसके प्रमुख होते हैं उन्हें हम पार्षद बोल देते हैं, और अध्यक्ष भी बोला जाता है। तो ETC आप कुछ भी बोल सकते हैं, वो हर एक एरिया में मतलब स्टेट में अलग अलग प्रोविजन है इसमें। और दूसरा होता है जो म्युनिसिपल काउंसिल बोलते हैं जिसे दूसरे को, तो ये एक छोटा शहर बन जाता है। तो ये तो अभी गांव से शहर में चेंज हो रहा था, लेकिन ये शहर बन गया है, लेकिन अभी छोटा शहर है। तो इसकी जनसंख्या आप समझ लीजिए कि 20,000 से लेके 3 लाख तक हो सकती है, और इसके हेड जो होते हैं उनको अध्यक्ष बोला जाता है, और इनके इलेक्ट होने का उम्र जो है 21 वर्ष इसमें भी है, म्युनिसिपल पंचायत में, और म्युनिसिपल काउंसिल में भी 21 वर्ष उम्र है इसमें। और अब देख लीजिए तीसरा, जिसे हम बोलते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तो ये सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, तो सबसे बड़े शहर को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोल देते हैं, और इसकी जो जनसंख्या होगी वो 3 लाख से ऊपर होगी, और इसके अध्यक्ष को मेयर बोला जाता है। और जो मेयर पे नियुक्त होते हैं तो इसमें 30 वर्ष एज होती है, या महापौर भी इनको बोल दिया जाता है कहीं कहीं पे। तो आप जैसे मैं ये बता दूं, तो ये कौन सा एरिया है, एग्जाम्पल आप एक ले लें, तो ये BMC जैसे होता है, बम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, या फिर आप MCD का नाम सुनते होंगे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। तो अब इसका जो कैपिटल होता है, उस सिटी का कैपिटल आप पहले लगा दें या फिर बाद में लगा दें। सिटी का जो अक्षर होता है उसको आप पहले लगाएंगे तो वो, अब जैसे बॉम्बे में होता है तो बॉम्बे में पहले लगाया जाता है, तो इसे बोला जाता है BMC। तो फुल फॉर्म में तो इसे बोला जाता है बृहन मुंबई बोला जाता है, इसका फुल फॉर्म तो बृहन मुंबई होता है, लेकिन बम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी बोल देता है लोग। और जो MCD होती है तो इसको दिल्ली के लिए बोला जाता है। तो जो इसका मतलब कि जो सिटी का नाम है अगर पहले लगा दे तो, या फिर बाद में लगा दे, तो दिल्ली में सिटी का नाम है तो ये बाद में लगाया जाता है। तो D जो है MCD, तो D बाद में लगता है तो इसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली बोल देते हैं। तो सिटी के नाम से ये चेंज हो सकता है, और बम्बई के पहले लगता है तो बम्बई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बोल देते हैं इसमें। तो ये अपने इतना स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम इसको नीचे तोड़ेंगे कि इसका भी सब मतलब इससे छोटा पार्ट होता है। तो अब जो ये तीनों है, तो तीनों को मैंने एक में करके यहाँ पे तोड़ दिया है। तो जो भी अब एरिया होंगे, अब ये जनसंख्या के अनुसार होंगे, लेकिन तीनों जो है वो बटे होंगे वार्ड में। तो ये तीनों जो लेवल की सरकार है, तो तीनों अब एक ही डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, वो जनसंख्या के अनुसार होता है, और तीनों ही वार्ड में बटे होते हैं। तो वार्ड मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। और एक वार्ड में कौन आएगा, तो 18+ के जितने भी वोटर होंगे उसमें वार्ड में आते हैं, जिसे आप ग्राम सभा वहाँ पे बोलते थे, पंचायती राज जब मैंने ग्रामीण स्तर पे बताया था। तो अब हर एक जो एरिया है इनसे एक एक वार्ड चुन के आएंगे। तो ये हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक वार्ड चुन के आएंगे हर एक क्षेत्र से, और ये वार्ड आ गए हर एक क्षेत्र से। तो ये जो सारे वार्ड हैं एक जगह मिलके अपना एक मेंबर को इलेक्ट करेंगे, ये सभी मिलके एक मेंबर को इलेक्ट करेंगे, जिसे आप पार्षद बोल देते हैं। और ये पार्षद जो होंगे, अब जो भी वार्ड का प्रॉब्लम होगा तो हर एक वार्ड का लोग अपना प्रॉब्लम लेके पार्षद के पास जाएगा, और पार्षद ऊपर अपने बात को पहुंचाएंगे वहां पे। तो हम ऊपर देख लेते हैं कि क्या स्ट्रक्चर है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हर एक एरिया से जैसे पार्षद तो आ गए, एक एरिया का मैंने बता दिया, तो बहुत एरिया से आएंगे, तो अब यहाँ पे बहुत सारे पार्षद हो गए मिलके, और इसे ही आप वार्ड समिति भी बोलते हैं। तो लोकल लेवल पे भी मैंने आपको बताया था कि तो पंचायत समिति होती थी, यहाँ पे वार्ड समिति है। तो बहुत सारे जो वार्ड मिलके एक अपना पार्षद चूज किए थे। तो अब बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं तो उसमें एक ही तो वार्ड नहीं होता, तो एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा नहीं है कि बहुत सारे, मतलब उसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी हो सकते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल भी हो सकते हैं, और म्युनिसिपल पंचायत भी हो सकते हैं। तो अब हर एक जगह से पार्षद चुन के आएंगे एक एक, वहाँ पे वार्ड से पूरे वार्ड के मेंबर एक जगह इकट्ठा होंगे, और कुछ एरिया को मिला के एक वहाँ पे पार्षद चुना जाएगा। तो अब हर एक एरिया से जो पार्षद आएंगे, और इसमें कुछ नामित भी होते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कुछ तो वो चुन के भेजेंगे और कुछ नामित भी कर सकते हैं लोग मिलके। और ये जो सारे पार्षद मिलके एक वार्ड समिति बनाते हैं। तो ये मैंने बता भी दिया आपको कि वार्ड समिति बनेगी, और ये वार्ड समिति के जो सदस्य होंगे ये पूरे मिलके यहाँ पे एक मेयर का चुनाव करते हैं। तो ऐसे हायरार्की में ये स्ट्रक्चर होता है। तो अब जो अपने वार्ड के सदस्य होंगे वो अपने वार्ड में काम करेंगे, और जो पार्षद को चुनेंगे तो वो पार्षद पूरे अपने जो वार्ड उसका आता होगा, कुछ वार्ड संख्या में आते हैं उनके, तो वो उनका प्रतिनिधित्व करेंगे यहाँ पे वार्ड समिति में, और वार्ड समिति अपना बात मेयर तक ऊपर पहुंचाती
नियुक्ति है, मेयर चुना जाएगा इनको। तो अब हम ऊपर देख लेते हैं और अब इसमें कुछ सरकारी अधिकारी दिए जाते हैं। तो अब ये आप देख लीजिए यहाँ पे सरकारी अधिकारी, क्योंकि ऊपर भी मैंने बताया था कि ये लोग मिलके उतना अच्छा काम नहीं कर सकते, तो इनको एक सरकारी अधिकारी भी दिया जाता है। और ये सरकारी अधिकारी जो दिया जाता है, तो जो सबसे ऊपर होते हैं इनको म्युनिसिपल कमिश्नर बोलते हैं। तो ये IAS ऑफिसर को इस पे नियुक्त किया जाता है, म्युनिसिपल कमिश्नर IAS ऑफिसर एक होते हैं। और इनके नीचे इनके हेल्प के लिए अन्य अधिकारी होते हैं जिसे म्युनिसिपल ऑफिसर बोला जाता है। और ये विधायी अधिकारी होते हैं जो इस लाइन में मैंने बनाया है, मेयर वगैरह, पार्षद। और ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, कार्यकारी ऑफिसर। तो ये जो प्लान बनता है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और ये लोग प्लान तो सभी मिलके ही बनाते हैं, तो इसमें ये भी इन्वॉल्व होते हैं। तो यहीं पे अब एक ऊपर पे मतलब जो ऊपर लेवल पे होता है, यहाँ पे एक बनाया जाता है महानगरीय योजना समिति, म्युनिसिपल पंचायत कमेटी। और इसमें सदस्य होते हैं मेयर, MP, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सदस्य, MLA वगैरह, ये सब लोग होते हैं इसमें। और ये क्या काम करती है, तो जहाँ ये स्टेट और सेंटर से लोकल एरिया के गवर्नमेंट को जोड़ने का काम करती है। तो ये अपने स्ट्रक्चर देख लिया यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो इसमें कुछ हम आर्टिकल वगैरह देखेंगे कि इनका क्या था, और थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे इसमें। तो पहला आप देख लीजिए कि 74वां अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा इसको जोड़ा गया है। और इसके लिए एक नगर विकास मंत्रालय भी बनाया गया है, और रक्षा मंत्रालय, कैंटोनमेंट बोर्ड के मामले इसके तहत ही जोड़ा गया है। तो वो भी मैं आपको नीचे बताऊंगा कि कुछ और भी एरिया है जिसके लिए पंचायत और नगर पालिका ये सब छोड़ के अलग से भी कुछ प्रोविजन किया गया है। जो सैनिक वैनिक जहाँ रहते हैं उसके लिए अलग से ये सब चीजें बनाई गई है लोकल गवर्नमेंट के लिए। और गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्रों के मामले से रिलेटेड होती हैं। तो नगर विकास परिषद बनाया गया, और रक्षा मंत्रालय अपना एरिया को देखती है। तो जो रक्षा अधिकारी बहुत सारे रहते हैं हमारे सैनिक वगैरह, तो उनके फैमिली भी रहते हैं, तो उनके एरिया की देखभाल के लिए अलग से कैंटोनमेंट जोन बनाया गया है। तो उसका प्रशासन सैनिक के द्वारा ही किया जाता है। तो वो मैं बताऊंगा आपको, उनको भी लोकल गवर्नमेंट का प्रोविजन दिया गया है। अब थोड़ा सा हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो ये शहर ब्रिटिश काल से ही बनना शुरू हो गए, बड़े बड़े वैसे थे तो इतिहास में ही। तो पहला जो 1987-88 में मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित हुआ था। तो ये नगर निगम का इतिहास मैं आपको बता रहा हूँ। तो ब्रिटिश सरकार से शुरू हो गया था नगर निगम, मतलब स्थानीय सरकार का ये कॉन्सेप्ट। तो मद्रास में पहला नगर निगम स्थापित हुआ, और 1926 में मुंबई प्लस कलकत्ता में हुआ नगर निगम का स्थापना। और 1870 में लॉर्ड मेयो द्वारा वित्तीय विकेंद्रीकरण का वहाँ पे प्रोविजन किया गया। और उसके बाद लॉर्ड रिपन ने 1882 में, इसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, इन्हें स्थानीय स्वशासन का पिता भी कहा जाता है। तो लॉर्ड मेयो को स्थानीय शासन का पिता भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने उसको बहुत ही अच्छे से इम्प्लीमेंट किया और बहुत ही ऊपर लेवल तक ले गए। इस वजह से इनको लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा भाग 9 क जोड़ा गया, तो आप ये बोल सकते हैं इसको। और नगर पालिकाएं नाम दिया गया इसको, और अनुसूची 12 जोड़ा गया इसके तहत। और 18 विषय इन्हें सौंपे गए हैं, 18 विषय। तो संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, अब राज्य बाध्य है इस पे कि अब उनको करना ही है। और 65वां अमेंडमेंट बिल लाया था राजीव गांधी ने, तो ये पास नहीं हो पाया राज्यसभा में, ये भी आप ध्यान रखें, नगर पालिकाओं से संबंधित। तो अब हम आर्टिकल इसमें देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ZG तक इसमें प्रोविजन किया गया है नगर पालिकाओं से संबंधित। तो पहला इसमें आर्टिकल है 343P, इसमें परिभाषा बताया गया है नगर पालिकाओं का। और आर्टिकल जो 243Q है, इसमें नगर पालिकाओं के गठन के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल जो 343R है, इसमें नगर पालिकाओं की संरचना बताई गई है। तो संरचना मैंने बता भी दिया आपको। और आर्टिकल 243S है, इसमें वार्ड समितियां आदि के गठन और संरचना के बारे में बताया गया है। और आर्टिकल जो 243T है, इसमें आरक्षण बताया गया है SC ST, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जनसंख्या के अनुसार इसमें इनको आरक्षण का भी इसमें प्रोविजन किया गया। और महिलाओं को कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित रखनी है महिलाओं के लिए। और OBC को इसमें छोड़ दिया गया है, स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा वो लॉ बना के उसको दे सकती है। और आर्टिकल 243U में कार्यकाल का बताया गया, तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। और अनुच्छेद 243V में योग्यता है इनकी, तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है इसमें। और आगे हम देख लेते हैं कि आर्टिकल जो 243W है, इसमें शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व बताया गया है। 18 विषय है कार्य करने के लिए। और आर्टिकल जो 243X है, तो इसमें टैक्स लगाने की भी शक्ति इनको दी गई है,
तो ये आर्टिकल याद रखिएगा लोग, क्योंकि जब स्टेट पीसीएस वगैरह का आप एग्जाम देंगे तो उसमें डायरेक्टली आर्टिकल से पूछ लिया जाता है। और सबसे ऊपर जो मैंने बताया महानगरीय समिति मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है, तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाती थी, तो यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनाई जाती है। तो अब इसमें ये नहीं है कि इसमें बहुत शहरी एरिया के सदस्य हो सकते हैं, वो लोग भी डिस्ट्रिक्ट वाले भी यहाँ पे सदस्य होते हैं, क्योंकि ओवरलैप्स करता है। अब ऐसा नहीं है कि बस शहरी एकदम बाउंड्री खींच दिया गया है कि यही एरिया शहरी है, तो कुछ लोग वहां से भी ओवरलैप्स कर सकते हैं। तो सभी लगभग जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है और जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, तो उसके सदस्य वहां भी सदस्य हो सकते हैं। तो मैंने वहां भी आपको बताया। और महानगर के विकास की योजना प्रारूप स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाती है, इस पे कानून बनाएगी। तो ये सब जो विकास का योजना प्रारूप है ये स्टेट गवर्नमेंट को देती है कि कैसे मतलब यहाँ पे विकास हो सकता है, और वो जाके कानून वगैरह बना के चाहे उनको कोई फंड वगैरह देती है, और ये निचले लेवल पे पहुंचाता है लोग। 2/3 सदस्य हैं वो मेंबर के निर्वाचन सदस्य द्वारा प्लस पंचायत के अध्यक्ष। तो इसमें पंचायत के भी अध्यक्ष हो सकते हैं, मैंने बताया भी अब द्वारा स्वयं में चुना जाएगा राज्य को, और इसमें राज्य भी कुछ मेंबर को रख सकते हैं। तो इतना हमने देख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि कुछ इसमें चुनाव से रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं पंचायती राज्य से, और इसका लाभ हुआ क्या आखिर में, जो हमने लोकल गवर्नमेंट दी लोगों को लोकल लेवल पे, तो इसका लाभ क्या हुआ और इसमें अब नई चुनौतियां क्या उभर रही हैं ये भी हम देख लेते हैं। और ये तो जो ये मैं पंचायती राज में कमियां बताऊंगा आपको, तो ये आप म्युनिसिपल में भी लिख सकते हैं। तो ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि पंचायती राज में कमियां, डिफिशियंसी ऑफ पंचायती राज, और इसमें आप म्युनिसिपल में भी यही आप चीजें लिख सकते हैं जब क्वेश्चन आए। तो हम देख लेते हैं कमियां, और इसका जो लाभ हुआ है ये भी हम देखेंगे, और नई चुनौतियां हमारे पास क्या आ गई हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये एनालिटिकल पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपको मेंस में ये क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। तो पहला हम देख लेते हैं कि इनके पास कमियां क्या है, मतलब कि ये इफिशियंसी इनका काम करने का बढ़ क्यों नहीं पा रहा है, ये हम देखेंगे कि आखिर में क्यों नहीं ये उतने अच्छे लेवल पे काम कर पा रहे हैं जितना हम सोचे थे। तो पहला नंबर है कि वित्त का अभाव है, राज्य पे निर्भर है ये। तो राज्य पे निर्भर है वित्त को लेके, ये जो टैक्स वगैरह लगा सकते हैं, तो ये जो मेले छोटे मोटे हाट बाजार होते हैं उस पे लगाते हैं, तो उसमें पैसे मिल नहीं पाते हैं इन लोगों को। तो इस वजह से लोगों के पास जब पैसा ही नहीं होगा तो काम क्या करोगे। तो ये भी एक मुद्दा आता है, वित्त की कमी है इनके पास। और 29 विषय है, और वो भी नाम क्या है, तो बहुत छोटे छोटे इनको विषय दिए गए हैं, मेला, ठेला लगाना, सब्जी बेचना। तो ये सबसे रिलेटेड जो मार्केट छोटे छोटे होते हैं वैसे इनको विषय दिए हैं काम करने के लिए। और अधिकारी आईएएस पीसीएस के होते हैं, तो वो परेशानी क्रिएट करते हैं। तो जो मुखिया या फिर जो जिला परिषद सदस्य होते हैं, तो वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं कि वो इनके सामने बोल पाए या फिर कोई बार्गेनिंग कर पाए योजना को लेके या फिर फंड को लेके। तो जो ये अधिकारी आए होते हैं आईएएस पीसीएस वाले, तो वो लोग वो जो वहाँ पे होते हैं लीडर, वो समझ है कि बहुत ही ये पढ़े लिखे अधिकारी हैं और हम इनसे उतना बार्गेनिंग नहीं कर सकते, ये बहुत ऊपर लेवल के लोग हैं। तो वहाँ पे ये भी दिक्कत आती है। और जो ये अधिकारी होते हैं उनके सुनते हैं उन लोगों की, और जो ये अधिकारी होते हैं तो ये सुनना भी नहीं चाहते हैं, कि उनको लगता है कि जो ये लोग हैं पंचायत लेवल के नेता या फिर मंडल लेवल के, तो ये बिल्कुल पढ़े लिखे हैं नहीं, तो हम इनका क्यों सुने, और ये वैसे भी भ्रष्टाचार करते हैं, तो इन लोगों का ये वो सुनना भी नहीं चाहते। तो ये एक दिक्कत है इसमें कि कोऑपरेशन नहीं हो पाता है। और चौथा इसमें है कि कमजोर वर्ग का प्रतिनिधित्व को सीमित लाभ है। तो आप आरक्षण तो दे दिए इसमें, लेकिन वो आ नहीं पाते हैं। तो जो बड़े आप देखेंगे कम्युनिटी के लोग, तो उनको नाम के लिए खड़ा करा दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल जो पावर होता है वो बड़े कम्युनिटी अपना रखते हैं, मतलब जो भी ऊंचे लेवल के होते हैं, कास्ट या फिर जो आप समझ ले। तो नाम के लिए तो खड़ा कराया जाएगा कमजोर वर्ग को, लेकिन वो पूरा कार्यक्रम देखते वही है, बस उसको नाम के लिए एक लीडर को खड़ा करा दिया जाता है कि आरक्षण जिसको है उसको खड़ा करा दिया जाता है। तो इसमें एक ये दिक्कत है। और पांचवा दिक्कत है कि राजनीतिक दलों का अप्रत्यक्ष प्रभाव रहता है। तो राजनीतिक जो दल है वो मैंने बताया भी कि अपना वोट सिस्टम जब आप बनाइएगा तो लोकल लेवल से ही वोट एमपी को भी पड़ता है, एमएलए को भी पड़ता है। तो वो लोग भी कैसे भी अप्रत्यक्ष जो होते हैं वो अपना प्रभाव बना के काम को इनको प्रभावित करते हैं। तो वहाँ पे भी दिक्कत होता है इससे। और अशिक्षा और जागरूकता की भी कमी है। तो जो गांव के लोग होते हैं तो वो थोड़ा कम शिक्षित होते हैं, तो वो समझ नहीं पाते हैं कि उनको क्या योजना आ रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। तो उनको उतनी जागरूकता भी नहीं होती है कि हमारे लिए योजना चल रही है। तो ये लोग ऊपर ही पैसा खा जाते हैं। कल नल जो भी चीजें हैं उसके लिए भी पैसा आता है, तो वो लग नहीं पाता, उनको मिल नहीं पाता। तो क्योंकि उनको पता नहीं है ये सब के बारे में कि ये सब भी चीजें हमको सरकार दे रही। और पंचायतों की बैठक नहीं होती है, मोबाइल ईटीसी का यूज हो सकता है इसमें। तो पंचायत का जो बैठक है तो उसको आप मैसेज कर सकते हैं कि अब यहाँ पे पंचायत की बैठक होगी, तो वहाँ पे लोगों को बुलाया जा सकता है। लेकिन पंचायत की बैठक तो होती नहीं, तो बुलाने का तो दूर
दूर का बात है। तो इतनी इसमें कमियां थी, इस वजह से ये प्रभावी नहीं हो पा रहा है। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कुछ इसके लाभ भी हुए हैं, तो ये भी आपको जानना होगा। जब पूछे कि आखिर में पंचायती राज सिस्टम हमने बनाया तो इसका लाभ क्या हुआ, ये भी आपको आंसर में लिखना होगा। तो इसके क्या लाभ हुए ये आप देख लीजिए। तो आम जनता तक सीधे सहभागिता बनी, तो इसको पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। तो अब आम लोगों तक जो जनता है सीधे सहभागिता हुई, मतलब सरकार। तो जो ग्राम सभा गठन होती है तो वो आम सभा को मिला के ही गठन होती है, और उसी में आपको पंचायतों की बैठक मिलके करना होता है। तो अब मान लीजिए जो अपने मुद्दे को अपने खुद बैठ के वहाँ पे बात करके डिस्कस करके जो हल निकालेंगे वो ऊपर पहुंचाया जाता है, और ऊपर से पैसा आता है तो वो अपने अनुसार ही करते हैं। तो एक ये विधायिका जैसा ही कार्य हुआ इनका मिलके, तो इनको सीधे सहभागिता यहाँ पे मिला सरकार में आने का। और लोकतंत्र को सुदृढ़ किया गया ग्राम सभा के माध्यम से। सबसे निचले स्तर पे लोकतंत्र दिखाया गया। तो जो सबसे निचले स्तर पे जो मुखिया, वार्ड, सरपंच होते हैं, तो ये आपके गांव के ही होते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके अगल बगल के हो या फिर आपके घर के ही हो सकते हैं। तो लोकतंत्र को इतना नीचे तक पहुंचा दिया गया है कि आप उससे जाके कभी भी बात कर सकते हैं, कभी भी अपना मुद्दा रख सकते हैं, कभी भी जाके जो मुखिया हैं उनसे बात कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम वहां पे सुना सकते हैं, और वो सॉल्व वैसे कर सकते हैं। तो ये सबसे नीचे लोकतंत्र आपको दिया गया है। और लोगों में राजनीतिक चेतना का विकास हुआ। तो अब वहीं से राजनीतिक चेतना विकास हुई, तब जाके आप स्टेट का राजनीति में ध्यान दीजिएगा, सेंटर के राजनीति में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो भी योजना आएगी तो ऊपर से ही होते हुए नीचे आपको आएगी। तो आप जब नीचे राजनीति में चेतना जगी होगी तो ऊपर भी आप ध्यान देंगे उसमें। ये भी फायदा हुआ इसमें। और चौथा इसमें फायदा हुआ कि स्थानीय स्तर पे नेताओं का उद्भव हुआ। तो स्थानीय नेता ही जो उद्भव होते हैं वो जाके फिर जो मुखिया बनेगा, वार्ड बनेगा, उसके बाद मुखिया बनेगा, मुखिया से जिला परिषद, ये सब लड़ते हुए ही वो जाके संसद तक पहुंच पाएगा। तो नेता का भी उद्भव होने लगा इस। और पिछड़े क्षेत्रों तक विकास का बढ़ावा, क्योंकि विकास में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि हमें इस चीज की जरूरत है, बस आप उसको फंड दीजिए और वो करने लगेंगे। तो पिछड़े क्षेत्र तक विकास को भी बढ़ावा मिलने लगा, क्योंकि जो पहले होता था वो अधिकारी दिल्ली में बैठ के एक योजना बना लिया, अब कैसे लगना है, उनको जरूरत है कि नहीं है, वो कोई नहीं वहां पे देखता। तो वहां पे बैठ के बनाने से अब लोग खुद अपना योजना बनाते हैं, और बस आप पैसा का मदद करते हैं, वो लोग खुद ही उसका इम्प्लीमेंट भी कर लेते। और इससे महिलाओं को भी राजनीति में भागीदारी बढ़ी। तो अब देखते ही है कि महिलाओं के लिए भी सीट आरक्षण है, तो इस वजह से महिलाओं को भी इसमें भागीदारी मिलने लगी राजनीति में, और क्षेत्रीय दलों का उद्भव होने लगा। तो ये सब जो कॉमन पॉइंट है ये सब आप लोग भी जानते होंगे, क्षेत्रीय दलों का ये सब यहीं से उद्भव होते जाता है। वो उसके बाद अपने एरिया के लिए एक दल बन जाता है, फिर वो दल धीरे धीरे बनते बनते स्टेट पार्टी बन जाएगा, उसके बाद नेशनल पार्टी बन जाता है। और मतदाताओं को भी जागरूकता बढ़ी है, तो अब वोट लोग उसी को देते हैं जो उनके लिए काम करता है, क्योंकि पब्लिक भी अब धीरे धीरे समझदार होते जा रही है, और शिक्षा भी हमारे देश में बढ़ते जा रही है। तो अब मतदाताओं की भी जागरूकता बढ़ते जा रही है इससे, और वो पिछली चुनाव से मिला लेते हैं कि ये जो हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा था वो कैसा है, और उसके बाद वो अगले को वोट करते हैं उससे सीख के। तो इससे जागरूकता भी बढ़ती जा रही है। और राजनीतिक जवाबदेही प्लस उत्तरदायित्व में भी वृद्धि हो रही है। तो जवाबदेही तो बढ़ती ही है पंचायत के द्वारा। जो भी पंचायत के प्रधान, मुखिया होते हैं उनकी जवाबदेहिता, उत्तरदायित्व बढ़ते जा रही है धीरे धीरे। तो लोग अब उनसे काम की मांग कर रहे हैं, और काम हो भी रहा है। तो अब हम धीरे धीरे सारी चीज़ों को सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब चीज़ें एक ही बार में कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा देश आज़ाद हुए 70 साल हुए, और जो वेस्टर्न कंट्री है वो बहुत पहले से आज़ाद हो चुके हैं, तब भी हम उनका कंपटीशन कर ही रहे। तो हर एक बात में वेस्टर्न कंट्री से कंपटीशन करना बेकार है, क्योंकि ये जो देश है 130 करोड़ लोगों का देश है, और वेस्टर्न कंट्री में कितने 2 करोड़ 3 करोड़ मिला के एक देश बनता है। तो वहाँ पे बहुत डेवलप है। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जिनकी है, 2.5 ट्रिलियन 2 ट्रिलियन, तो उसमें 8 से 9 करोड़ लोग ही हैं। उतने पैसे में उतना कम लोगों को खर्च करना होता है, और हमारी जो जीडीपी है तो उनके उतना है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। तो अब अगर उनसे कंपेयर करेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारी चीज़ों को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और बहुत देश अभी जहाँ से आज़ाद हुआ था तो वहाँ से बहुत आगे जा चुका है। तो टाइम लगती है इन सब चीज़ों में। तो अभी हम सीख सीख के धीरे धीरे कर रहे हैं। तो हमने जीएसटी भी इम्प्लीमेंट किया, तो उसमें भी हमने सीखा है कुछ कुछ, तो उसको हमने लागू किया सीख के। तो कुछ कमियां हुई जिस वजह से थोड़ा परेशानियां हुई, तो लेकिन हमने लागू किया। अब टैक्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है गवर्नमेंट। तो हर एक क्षेत्र में हम सीख रहे हैं, और धीरे धीरे सब काम होता है। तो
हाइपर होने से और ये होने से नहीं होता है। तो इसमें हमेशा पॉजिटिव रहना होता है, आपको हमेशा पॉजिटिव सुझाव देना है। क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन कमियों दूर करने के लिए लोग होते हैं जो कि आप लोगों को चुना जाता है। तो उनको वही लोग चाहिए जो हमेशा पॉजिटिव रह सके, क्योंकि निगेटिव चीजें निकालने वाले बहुत लोग हैं दुनिया में। गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, लेकिन हर एक चीज का ना करने का भी वहाँ पे रीजन है, करने का भी रीजन है। तो वो सब चीजें जान के उसका सॉल्यूशन करना होता है, तब जाके काम होता है। तो ऐसे बात करने से, हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने से नहीं होता है। गवर्नमेंट हमेशा जो भी सरकार में रहती है वो देश के लिए काम करना चाहती है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और अब हम इसमें देख लेते हैं कि इसमें कुछ चुनौतियां हैं जो अभी नहीं, ये हम देख लेते हैं। तो इसमें चुनाव समय परिवार समाज में गहरा मतभेद हो जाता है। तो जब पंचायत चुनाव होता है तो इसमें देखेंगे कि अब एक ही परिवार के लोग बोलेंगे कि हम भी खड़े होंगे चुनाव में, हम भी खड़े होंगे, तो उन लोगों में मतभेद हो जाता है, समाज से मतभेद हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 5 गांव या फिर 3 गांव 4 गांव मिला के एक पंचायत बनता है, तो उसमें 15-15 एक मुखिया के लिए लोग खड़े होते हैं। तो अब सब में तनाव रहता है, हर एक एरिया के जो लोग होते हैं उस एरिया के लोगों से तनाव रहता है। तो ये मतभेद बहुत बढ़ जाता है और इसमें परिवार परिवार में लड़ाई हो जाता है, परिवार टूट भी जाता है। इसमें ये भी होता है, यहाँ तक भी होता है, हिंसा होता है, गोलियां लाठबाजी चुनाव रिजल्ट के बाद भी होता है। तो जो गोलियां भी चलती हैं इसमें मुखिया लेवल के चुनाव पे, और चुनाव के पहले भी चलता है। और रिजल्ट जब आ जाता है तो जो पार्टी जीत जाती है वो तो खुश है, लेकिन जो हारते हैं, क्योंकि पैसा बहुत खर्च करते हैं लोग इसमें, तो इस वजह से वहाँ पे रिजल्ट आने के भी बाद तनाव रहता है, क्योंकि चुनाव में बहुत ही खर्च ज़्यादा किए जाते हैं, इस वजह से तनाव ज़्यादा रहता है। और तीसरा इसमें है कि धन तो खर्च कर देते हैं पहले, उसके बाद जो भी जीत के आते हैं वो अपना भरपाई करते हैं। तो इसमें यही किया जाता है कि पहले धन खर्च कर लो, क्योंकि लोग इसको इन्वेस्टमेंट मानते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर दिए और उसके बाद धीरे धीरे इससे अपना कमाई निकालते रहो। तो हर एक बार देखेंगे कि अब कोई अगला जो प्रधान या फिर मुखिया है वो हार गया, तो फिर दूसरे आते हैं, फिर वो करप्शन करते हैं और पैसा खाते हैं, उनको देखिएगा कि कितना पैसा कमाते हैं उससे। तो इस वजह से लोगों का लोभ भी बढ़ता है कि क्यों ना मैं भी इसमें लगा के जीत के पैसा कमा सकूं। तो ये भी यहाँ पे एक इसको बिजनेस जैसा माना जाता है। और चौथा इसमें है कि चुनाव शिक्षित व्यक्ति या फिर अच्छों के लिए नहीं होता। तो इसमें चुनाव में जो धन और बाहुबल का मैंने बताया था, तो उन्हीं लोगों को वोट किया जाता है। अच्छे लोग तो जीत के आ ही नहीं पाते, जो शिक्षित है वो नहीं जीत पाते और लोग उनको वोट भी नहीं करते हैं। और यहाँ पे काफी डोमिनेट किया जाता है जो बड़े लोग हैं, तो काफी वहाँ पे पैसा खर्च करके, पैसा बांट के, सामान बांट के वोटरों को लुभाया जाता है। और वहाँ पे उनको जो शिक्षित लोग हैं उनको वोट नहीं मिल पाता है उस वजह से। तो पैसा जिसके पास है वोट उसके पास है, ये भी आप समझ लीजिए। और महिला प्रधान है लेकिन पति द्वारा संचालित होता है काम, तो महिला को पता ही नहीं होता है कुछ भी, बस वो खड़ी होके जीत जाती है। बाकी जो भी काम होता है तो वो पुरुष जो होते हैं उनके पति या फिर घर के लोग वो ही करते हैं। तो इसमें सीट में आरक्षण देने का क्या फायदा जब महिला इसमें पार्टिसिपेट कर नहीं रही है। तो ये भी एक मुद्दा इसमें होता है। उनके सिग्नेचर तक उनके हस्बैंड ही करते हैं, इसमें ये भी होता है। और शिक्षित जो होते हैं वो प्रधान नहीं होते हैं, योजना नहीं, जनता नहीं, सरकारी अधिकारियों से बात करने में भी ये लोग डरते हैं। तो जब शिक्षित आप नहीं होंगे जो प्रधान होते हैं, तो वो किसी को भी उठा के प्रधान बना दिया जाता है और खड़े हो जाते हैं, जीत भी जाते हैं। तो जो अधिकारी होते हैं, तो आईएएस अधिकारी हो, अब मंडल में जाइएगा तो एसडीएम अधिकारी होंगे, तो वहाँ पे ये लोग बात करने से भी कतराते हैं। तो बात नहीं करिएगा तो वहाँ पे जो योजना बन के आती है ऊपर से, वो उसका फायदा नहीं उठा सकते हैं। तो इस वजह से ये दिक्कतें होती हैं यहाँ पे, ये चुनौतियाँ हैं यहाँ पे। तो इतना चीज मैंने बता दिया आपको। अब मैं थोड़ा सा बस एक पेज है उसके बारे में मैं बता दूंगा, जो कि सैनिक एरिया में और जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, तो उसमें भी प्रशासन चलाने के लिए कुछ प्रोविजन किया गया है, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद ये हम जो अगले वीडियो में देखेंगे, इसमें अनुसूचित जाति देख लेंगे, इसमें 6 शेड्यूल और 5th शेड्यूल। उसके बाद मैं आपको पैसा एक्ट के बारे में बता दूंगा। उसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो बस इसमें यही है, 2 चीजें इसमें और हैं। तो इसमें मैं बस अब आपको 3 चीजें और बता के और ये टॉपिक हमारा मतलब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। और उसके बाद हम अगले लेक्चर में देखेंगे अनुसूचित क्षेत्र जो होते हैं हमारे, 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल। और उसके बाद मैं आपको पैसा एक्ट के बारे में बता दूंगा। उसके बाद ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अधिसूचित क्षेत्र समिति एक होती है, ये आप जान लें। हम तो 2 प्रकार के क्षेत्र होते हैं, एक होते हैं औद्योगिकरण के कारण विकास के लिए, तो इसमें म्युनिसिपल जो होती है उसका ये प्रोविजन पूरा नहीं कर पाते। अब यहाँ पे जनसंख्या भी कम होती है लेकिन ये विकसित भी हो गए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे प्रावधान लागू किया
किया जाता है राज्य द्वारा, अलग से इसमें किया जाता है पूरी तरह से नामित इकाई द्वारा इसमें। अब जैसे मान लीजिए कि जमशेदपुर है तो वहाँ पे आप क्या करिएगा, वहाँ पे एक इंडस्ट्री के वजह से एक पूरा शहर जैसा बस गया है, लेकिन अब मान लीजिए वहाँ पे जनसंख्या नहीं है, वो क्राइटेरिया फिल नहीं हो, तो इस वजह से राज्य सरकार द्वारा वहाँ पे नामित किया जाता है राज्य वहाँ के क्षेत्र को चलाने के लिए, और इसमें एक अध्यक्ष राज्य द्वारा नामित कर दिए जाते हैं और अधिसूचित क्षेत्र सदस्य बोला जाता है इसे। और ये मैंने इंडस्ट्रियल औद्योगिक इकाई है जो मतलब मान लीजिए क्षेत्र है उसके लिए मैंने बता दिया। और नगर क्षेत्रीय समिति भी एक होती है, और ये छोटे कस्बों प्रशासन के लिए कम अधिकार होते हैं इनके लिए, मतलब जो छोटा है उसके लिए ये बनाया जाता है। और जल निकासी, सड़क, ETC का संरक्षण की जिम्मेदारी इनको होती है, और राज्य विधानमंडल के अलग अधिनियम द्वारा इनको चलाया जाता है, और राज्य द्वारा निर्वाचित या फिर नामित भी हो सकते हैं इसमें जो सदस्य होंगे। तो बहुत सारे एरिया हैं, तो कोई शहर है, कोई गांव है, और कोई बीच वाला भी है, और कोई मान लीजिए दोनों का ओवरलैप्स कर रहा है, तो उसके लिए ये सब बनाया गया है। और एक होता है छावनी परिषद जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें जो है कि 2006 के अधिनियम द्वारा इसको केंद्र सरकार द्वारा निर्मित किया गया है, और ये रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होता है। तो जैसे जो रक्षा के अधिकारी हमारे होते हैं तो उनके भी रहने का एक एरिया अलग होता है, तो अब उनमें ये सब चीज़ें नहीं की जा सकती क्योंकि काफ़ी वो सेंसिटिव एरिया होता है हमारा, तो इस वजह से ये डायरेक्टली रक्षा मंत्रालय इनको देखती है। और 1924 को निरस्त करके इसको बनाया गया, तो पहले भी कुछ उनको चलाने का प्रोविजन था तो उसको निरस्त कर दिया गया और एक्ट बना दिया गया है उनको चलाने के लिए। और निर्वाचित सदस्य भी होते हैं इसमें, नामित सदस्य भी होते हैं, और निर्वाचन जो होता है ये 3 वर्षों का होता है इसमें, ये आप ध्यान में रखेंगे। और सेना के अधिकारी वहाँ के परिषद का अध्यक्ष होता है, तो जो सेना का अधिकारी होगा वही वहाँ के परिषद का अध्यक्ष भी होगा। और परिषद के कार्यकारी जो अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, क्योंकि ये सब सेंसिटिव एरिया है, केंद्र सरकार ही सैनिक को देखती है, इस वजह से राष्ट्रपति द्वारा जो अधिकारी वहाँ पे नियुक्त होंगे, कार्यकारी मतलब एग्जीक्यूटिव अधिकारी जैसे कि IAS IPS वहाँ पे नियुक्त होते थे पंचायत और म्युनिसिपल में, तो यहाँ पे भी कार्यकारी अधिकारी नियुक्त होंगे जो कि वहाँ के कार्यकाल को जो भी योजना वगैरह बनेगी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो वो होते हैं। तो ये सैनिकों के लिए होता है। तो इतना चीज़ें हमने देख लिया, अब हम अपने अगले वीडियो में बाकी चीज़ जो हमारी बची है उसको देखेंगे। तो बस मैं आपको बता दूं कि जो ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है आपको इसमें कुछ भी सोचने की ज़रूरत है, बस आप लोग इसको रिवीजन करते चले, और मैं बता दे रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आप लोगों से, आप देखते चले। ओके गाइज, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।